अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्टार्ट में ही पता होनी चाहिए कि बेसिकली D1 का, D2 का और D3 का न्यू एडिशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपको जो सामने स्क्रीन पर बुक का कवर नज़र आ रहा है ये भी D2 का यानी बुक 2 का अपडेटेड 7th एडिशन है। इससे पहले जो मैंने सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं वो भी 7th एडिशन था, लेकिन ओल्ड वन था। ये न्यू एडिशन है जो कि पब्लिश हुआ है और यही काफ़ी हद तक स्कूल्स के अंदर फॉलो भी किया जा रहा है। अब इनमें कन्फ्यूजन्स ये हैं कि आप देख सकते हैं कि D1 और D2 जो नए पब्लिश हुए हैं और जो ओल्ड वन थे उनके काफ़ी हद तक चैप्टर्स एक दूसरी बुक के अंदर मिक्स कर दिए। यानी ऐसा लगेगा कि D1 के कुछ चैप्टर्स D2 में डाल दिए गए हैं और कुछ चैप्टर्स D2 के D1 में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस न्यू भी हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आपको न्यू भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पुराने भी हैं। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन सर्च करना हो किसी एक्सरसाइज से तो आप उस चैप्टर का नाम डाल के सर्च करें और वो आपको हो सकता है D1 में मिल जाए, हो सकता है वो आपको D2 में मिल जाए। अब जो ये अपडेटेड चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सेम है इस वाले एडिशन में भी और पुराने वाले एडिशन में भी उनको एक जगह एक ही प्लेलिस्ट में कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन फाइंड आउट करें तो ये थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी स्टार्ट में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को जल्दी रिजॉल्व कर लूँ। बाकी उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे, मैं भी एफर्ट करूँगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा अब देखें जिस तरह ये वाली एक्सरसाइज है 12A, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको D1 में मिलेंगे, चाहे एक्सरसाइज 14B के या 14A के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ों को मिक्सअप किया गया है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो आपके लिए भी चीज़ें और आसान हो जाएंगी और मैं भी अपनी एफर्ट पूरी करूँगा कि आपके लिए और आसानी कर लूँ। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी को। इसकी स्टेटमेंट आप रीड कर चुके होंगे, बुक में अवेलेबल है, मैं यहाँ पे बोल भी दूंगा। इससे पहले AB पार्ट के अंदर मैं समझा भी चुका हूँ। बेसिकली आपको प्रिज्म्स दिए गए हैं और आपने इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है। यानी पार्ट नंबर सी में भी आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, इस प्रिज्म का वॉल्यूम। प्रिज्म क्या होता है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है अलग से, उसमें आप प्रिज्म पहले अच्छे से समझ सकते हैं, फिर करेंगे तो और भी आसानी होगी। इसमें भी मैं शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है और बेस आइडेंटिफाई करने के बाद, यानी पहले हम इसकी बेस आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद बताएंगे इसका वॉल्यूम क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म्स को स्टार्ट करने से पहले इसके एक शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे और किस तरह हमें ये मदद करेगा हमारे वॉल्यूम्स निकालने के अंदर। पहले तो आपने याद रखना है प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है, सॉलिड फिगर है, लाइक अ बॉक्स, लाइक अ ब्रेक, ये सब शेप जिस तरह सामने बनी हुई है ये सब की सब प्रिज्म्स कहलाती हैं। दूसरी आपको इसके अंदर एक खूबी मिलेगी कि इसके सारे फेसेस फ्लैट मिलेंगे, ऑल फेसेस फ्लैट कह लें या आप इसको कह लें पॉलीगॉन होंगे। लाइक कोई रेक्टेंगल होगा फेस के अंदर, कोई स्क्वायर होगा फेस के अंदर, हेक्सागॉन भी हो सकते हैं, लाइक कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। इसलिए मैं इसको जनरली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ऑल फेसेस फ्लैट मिलेंगे। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपको इसके अंदर 2 आइडेंटिकल फेसेस मिलेंगे जिनको हम बेस बोला करेंगे। 2 आइडेंटिकल, आप कह लें इसको आप कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंट का वर्ड भी यूज होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। 2 आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट कह लें फेसेस मिलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि इसी से आपको इसकी बेस का पता चलेगा। इसका क्या मतलब है, यानी आपको 2 फेस ऐसे प्रिज्म के अंदर नजर आया करेंगे जो बिल्कुल एक जैसे हुआ करेंगे, उनकी लेंथ्स भी एक जैसी होंगी, वो दिखने में भी एक जैसे होंगे और वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। और एक और इंपॉर्टेंट खूबी जो इनके अंदर मिलेगी कि वो पैरेलल होंगे, यानी वो एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे होंगे, डायरेक्ट टच नहीं हो रहे होंगे, उनके दरमियान में कोई गैप, कोई फासला होगा जो कि हम बेसिकली प्रिज्म की लेंथ या हाइट के तौर पे भी कभी कभार यूज़ किया करेंगे। तो जिस ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको ये 3 चीज़ें नजर आएँ उसी को आप बेसिकली प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई चीज़ मिस होती है तो वो प्रिज्म फिर नहीं कहलाएगा, उसके लिए और मुश्किल बनेगी, उसको और हम थोड़ा सा वो करेंगे, रिसर्च आउट करेंगे, ठीक है। तो अब जिस तरह सामने वाला प्रिज्म देखें इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके जितने भी फेस देखें 6 फेस हैं, ये आप यहाँ से स्टार्ट वाला देखें, यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन से बना लूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो एक ये वाला फेस देख लें, ये भी रेक्टेंगल होगा, यहाँ से इसको इस तरह जोड़ दूँ तो ये वाला फेस देखें, ये भी रेक्टेंगल होगा, ऊपर वाला फेस भी रेक्टेंगल, नीचे जितने भी फेस देखेंगे सब के सब रेक्टेंगल शेप में होंगे। तो ऐसे प्रिज्म को पहली तो बात रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात हो गई 3 डायमेंशनल तो हो गया, ये आप देख सकते हैं 3 पैरामीटर है, 3 डायमेंशन हैं। अब ये ढूंढना है कि इसमें आइडेंटिकल फेसेस कौन से हैं, कौन से 2 फेस ऐसे हैं जो कि एक जैसे भी हैं
ठीक है, और वो टच नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल साथ नहीं चिपके हुए हैं, बल्कि उनमें कोई गैप है, और उसी गैप की वजह से हम उनको बोलते हैं कि ये वो दो आइडेंटिकल फेसेस हैं जिनको हम इनकी बेस कहा करेंगे। तो ये जो आइडेंटिकल फेसेस हुआ करेंगे उन्हीं को बेस कहा करेंगे, और उन्हीं की वजह से इनका नाम होता है। अगर किसी प्रिज्म के अंदर स्क्वायर बेस हो तो हम उसको स्क्वायर प्रिज्म बोल देते हैं, उसकी रेक्टेंगुलर बेस हो तो उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल देते हैं। तो इनकी बेस इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले प्रिज्म में आप देखें ऐसे कौन से फेसेस हो सकते हैं, मैं उनको कलर करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बेस मानूं कि ये वाली जो फेस है मेरा स्टार्ट वाला येलो वन, ये मेरी बेस है, तो आपको इसी तरह की एक और शेप ढूंढनी पड़ेगी, इसी तरह का आपको एक और फेस ढूंढना पड़ेगा जो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो वो देखें बिल्कुल मौजूद है, इसी तरह का आइडेंटिकल सेम फेस इसके दूसरी तरफ मौजूद है, तो ये इसकी बिल्कुल बेस हो सकती है, आप इसको बेस कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको बेस नहीं, हम बेस तो इसको भी कह सकते हैं, इसका टॉप वाला फेस ले लें, मैं इसको डिफरेंट कलर से शेड कर रहा हूँ आसानी के लिए, कि जैसी ये है, जैसा ये वाला फेस है, उसी तरह का आप देखिए नीचे भी फेस मौजूद है ये वाला, तो ये भी बेस हो सकती है। और इसी तरीके से अगर आप कहें कि अगर हम ये सबको छोड़ के हम कहें कि इसका ये सामने वाला भी तो बेस हो सकता है, तो ये बात भी ट्रू है, क्योंकि जैसा फेस यहाँ पर सामने में पीछे शेड नहीं कर पाऊंगा, आप समझ जाइएगा, वैसे ही उसका बैक पे भी है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक वाहिद ऐसा प्रिज्म है जिसके अंदर बहुत सारी बेस आपको नज़र आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को एज अ बेस आप कंसीडर कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, जिसको भी आप बेस कंसीडर कर रहे हैं वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए और उनके दरमियान गैप होना चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। जिस तरह देखें ये फर्स्ट वाली येलो वन को अगर आप बेस मानते हैं तो उसके पीछे भी आपके पास येलो वन है, उनके दरमियान गैप है 14 सेंटीमीटर का। ऊपर वाली ग्रीन को फेस मानते हैं तो नीचे वाली ग्रीन के अंदर भी गैप है 20 सेंटीमीटर का। और अगर आप ये फ्रंट और बैक वाले फेस को मानते हैं, जिसपे मैंने ऑरेंज टाइप से कलर शेड किया हुआ है, तो इनके दरमियान में भी ये बीच में इतना गैप है जो कि एक तरह की विड्थ है और वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप बेस को पहचाना करेंगे। जब तक आप बेस को नहीं पहचानेंगे आपके लिए एरिया निकालना मुश्किल होगा। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, और ये भी समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो है बेस किस तरह पहचाननी है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर डिफरेंट आप चीज़ों को बेस कंसिडर कर सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, अदरवाइज बाकी शेप्स में आपने देखना है। तो मैं जिनको ग्रीन शेड किया हुआ है यही मेरी बेस है। आप देख सकते हैं जिस तरह का फेस ऊपर है उस तरह का इसका नीचे होगा, इधर भी जो डायमेंशन है वही होंगी, इधर भी वो डायमेंशन वही है। तो इसकी मदद से हम प्रिज्म का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ तक तो हो गई इसकी डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं इसका वॉल्यूम निकालना कैसे। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, कि प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म होगा, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये होता है बेस एरिया, यानी सबसे पहले बेस आइडेंटिफाई करें, उसका एरिया निकालें और उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दें, हाइट से मल्टीप्लाई करा दें, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बेस तो आइडेंटिफाई कर ली, वो कौन सी है, वो है ये, हम इसको बेस बोल रहे हैं और ऊपर से इस ग्रीन वाले को बेस बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इट हैज़ आ रेक्टेंगुलर बेस। इसकी बेस क्या है, रेक्टेंगुलर ही है ना, क्योंकि अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये वाली आप देखें 8 है। ये 8 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली भी 8 है। तो अगर ये वाली जो है देखी जाए तो ये 14 है। ये 14 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसी ये होगी वैसी ये होगी। तो ठीक है, तो जब आपके पास एक शेप हो जो कि 2 डायमेंशनल हो, जैसे 14 है और यहाँ पे सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिखा है, 2 पैरामीटर्स हैं और इनकी दोनों लेंथ डिफरेंट हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर ही बोलेंगे। तो हम लिखेंगे इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस। ठीक है, तो आपकी बेस तो आइडेंटिफाई हो गई कि ये एक रेक्टेंगुलर बेस है। तो रेक्टेंगुलर बेस है तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हुआ। अब बेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो बेस एरिया पहले निकालते हैं। पहले हम बेस एरिया निकालेंगे, फिर ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेस एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकल सकता है, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ या लेंथ टाइम्स विड्थ, आप दोनों लिख सकते हैं। आप लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ लिख लें, लेंथ टाइम्स विड्थ लिख लें, दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। ब्रेड्थ और विड्थ डिफरेंट मानी में यूज़ होते हैं, तो आप यूज़ करते हैं लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसकी लेंथ क्या है, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है इसको लेंथ बोल लेते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है, और ये इसकी विड्थ बोल लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर टाइम्स 8 सेंटीमीटर। याद रखें यहाँ पे आप ब्रेड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आपने जस्ट 14 को और 8 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर यहाँ, तो 14 मल्टीप्लाई पे आप 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 112, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर टाइम्स होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया हो गया। तो देखें बेस एरिया तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा शेड कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये हमने बेस एरिया निकाल लिया।
अब जस्ट देखना है कि हाइट क्या है। जब मुझे हाइट मिल जाएगी तो मेरे पास सारा सवाल जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप ये फ्लैट फेसेस ढूंढ लें, आइडेंटिकल फेसेस ढूंढ लें, इसके अलावा जो लेंथ बचेगी ना, जो इन दोनों बेस के दरमियान फासला होगा वही आपकी हाइट हुआ करेगी। इसको कभी कभार लेंथ भी कहते हैं। तो अगर आप देखें, मैं इस लाइन को शेड कर रहा हूँ, ये इसकी हाइट है, इसी को इसकी लेंथ, इसी को इसकी हाइट कहेंगे। और यही दो जो फ्लैट फेसेस थे ऊपर, जिनको हमने आइडेंटिकल फेसेस भी कहा, इनके दरमियान का गैप है। तो इनके दरमियान जो गैप हुआ करेगा वही इनकी लेंथ, वही इनकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट कितनी है? 20। तो हाइट आपको पहले से पता चल गई, वो कितनी है? वो है 20 सेंटीमीटर। तो अब बस हमने ये इस फार्मूले के अंदर चीज़ों को पुट करना है और हमारा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। तो आइए अब हम लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, जो कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, आपने ये मेंशन कर देना है। तो वो क्या होगा? दोबारा से मैं लिखूंगा बेस एरिया टाइम्स हाइट, बेस एरिया टाइम्स हाइट। और इसके अंदर बेस एरिया ये लिखा हुआ है आपके पास 1112, आप यहाँ पे लिख लें 1112 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट आपके पास ऊपर लिखी हुई है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, 20 सेंटीमीटर है, शेप में नज़र आ रही है। आप यहाँ पे लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो अब आपने जस्ट 1112 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ईजी है, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2240, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ क्यूब्स होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मिलके हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो हमारे पास जो पार्ट है इसका आंसर आ चुका है, वो है 2240 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन में पहले आपने बेस पहचाननी है। जब आपको बेस मिल जाएगी, उसका एरिया निकाल लेना है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने इस चीज़ों को मेंशन करना है कि ये कौन सी इसकी बेस है, ये किस तरह का प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसके तमाम के तमाम फेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं, इसलिए उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो ये इसकी बेस कोई भी ली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता था, जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट कलर्स करके दिखाया, आप इसकी ये वाली बेस कंसीडर कर लेते, ये वाली बेस, और ये वाली कंसीडर कर लेते, तब भी आंसर ठीक आता। फ्रंट और बैक वाली फेस कर लेते, तब भी आंसर ठीक आता। बस जो भी बेस कंसीडर करें, बस याद रखिएगा वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनके दरमियान में गैप होना चाहिए, यानी वो पैरेलल होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर आप उनको बेस कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए एक्सप्लेन करी हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि हम बेस इस डिफरेंट को भी तो ले सकते थे। तो बिल्कुल सही बात है, आप उन हर चीज़ को बेस ले सकते हैं जो इन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरेगा, जो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी है। ठीक है, इसमें तो आप बहुत सारों को बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर सी का आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।